सुप्रभात विद्यार्थियों। कल का हमारा वीडियो कल का हमारा वीडियो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के विषय में था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में हुए सम्मेलन ने किस प्रकार यूरोप की राजनीति को आगे आने वाले वर्षों में प्रभावित किया, ये हम आज के वीडियो में भी देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण, जो बीए पार्ट तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है। वियना कांग्रेस में नेपोलियन को पराजित करने वाले राष्ट्रों ने किस प्रकार प्राचीन राजवंशों की स्थापना करके राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना की, इटली इसका जीता जागता नमूना था। इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभक्त करके यहाँ पुराने राजवंशों की स्थापना कर दी गई। सार्डिनिया पीडमांट में सेवाई वंश की स्थापना की गई। लोम्बार्डी व वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया। परमा, मेडोना, टस्कनी और लुक्का जैसे छोटे छोटे राज्य ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के विभिन्न शासकों को सौंप दिए गए। रोम व उसके आसपास का क्षेत्र पोप पायस सप्तम के अधिकार में रहा। नेपल्स व सिसिली का राज्य फर्डिनेंड प्रथम को दे दिया गया। इस प्रकार वियना कांग्रेस में इटली के राज्यों में पुराने राजवंशों को स्थापित करके इटली की राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना की गई और वहाँ समानता व स्वतंत्रता की बात को कुचल दिया गया। इटली के इस विभाजन से यूरोप की राजनीति में उसका जो महत्व है एक प्रकार से नगण्य हो गया, गौण हो गया। इटली एक महत्वहीन राज्य रह गया। इसी कारण मेटरनिक ने कहा था, इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, कोई देश नहीं। तो ये वियना कांग्रेस के बाद की इटली की स्थिति थी। हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में इसके अलावा और कौन कौन सी बाधाएं थी। इटली के एकीकरण में जो पहली बाधा है वो इटली का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होना। वियना कांग्रेस में इटली को सार्डिनिया पीडमांट, परमा, मेडोना, टस्कनी, लुक्का, पोप का राज्य, नेपल्स, सिसिली इत्यादि छोटे छोटे राज्यों में बांट करके यहाँ प्राचीन राजवंशों को स्थापित किया गया, जो कि किसी भी कीमत पर इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। दूसरा जो, या मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो इटली के एकीकरण में बाधा थी वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ने इटली के लोम्बार्डी व वेनेशिया नामक प्रदेशों पर तो अधिकार कर ही लिया था। इसके अलावा परमा, मेडोना, टस्कनी और लुक्का में ऑस्ट्रियन राजवंश के व्यक्ति थे, वो वहाँ शासन कर रहे थे। ऑस्ट्रिया किसी भी प्रकार इटली को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था और वह इटली को विखंडित और विभाजित रखने में ही अपना हित देख रहा था। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा था इटली के एकीकरण का। पोप का प्रतिक्रियात्मक रुख एक प्रकार से हम देखें तो नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया था, जिससे पोप की प्रतिष्ठा में काफ़ी गिरावट आई थी। इस वियना कांग्रेस ने पोप के राज्य की पुनर्स्थापना कर दी और रोम के आसपास का जो क्षेत्र था वो पायस सप्तम को सौंप दिया था। पोप जो है प्राचीन व्यवस्था का समर्थक था, वह उसी प्रकार उन राजाओं का समर्थन करता जो कि पोप की सत्ता को मान्यता देते थे, पोप के प्रभाव को एक प्रकार से स्वीकार करते थे। तो पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इटली शक्तिशाली बने
और फिर उसका राज्य उसे छिन जाए। प्राचीन राज व्यवस्था जो थी वो इस वीना कांग्रेस ने इटली में पुनः स्थापित कर दी। यहाँ के राजा किसी भी कीमत पर प्राचीन शासन व्यवस्था को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। अपना राज सिंहासन त्याग करके किसी एक राज्य के अंतर्गत एकता के सूत्र में आबद्ध होने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये भी इटली के एकीकरण में ये प्राचीन जो शासन व्यवस्था थी, जहाँ समानता, स्वतंत्रता या यूरोप विश्व में प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होकर के शासकों की अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मायने रखती थी, वहाँ एकीकरण कैसे हो सकता था। इटली के एकीकरण की पांचवी जो बाधा थी वो इटली के राजनीतिज्ञों या कहें देशभक्तों में एकीकरण के बाद इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के मतभेद थे। जोसेफ मेज़िनी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। वह चाहता था कि इटली के एकीकरण के बाद वहाँ गणतंत्र स्थापित किया जाए। इसी प्रकार कट्टर कैथोलिक ईसाई धर्म का विचारक जियोबर्टी चाहता था कि इटली के समस्त राज्यों का पोप के अधीन एक संघ बनाया जाए, यानी इटली को एक संघात्मक राज्य बना करके पोप को उसका हेड मुखिया बना दिया जाए। कावूर जो था वो उदार राजतंत्र का समर्थक था और वो उदार राजतंत्र को इटली के एकीकरण के बाद भी उसके हित में समझता था, तो वो राजतंत्र की बात करता था। तो इस प्रकार एकीकरण से पूर्व ही यहाँ के जो हम कहें राजनीतिज्ञ थे, प्रमुख देशभक्त थे, उनमें इटली की शासन व्यवस्था को लेकर भी मतभेद थे। इन सब के बावजूद इटली का एकीकरण हुआ। ऐसी परिस्थितियाँ बनी, ऐसे कुछ तत्व थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहायता दी। उनमें सबसे पहले कार्बोनरी नाम का एक संगठन था, जिसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में की गई थी। यह इटली के कारखानों में कोयला झोंकने वाले, कोयले की भट्टियों में कोयला झोंकने वाले लोगों की एक प्रकार से संस्था या संगठन था। कार्बोनरी का उद्देश्य था विदेशी लोगों को इटली से बाहर निकालना और एक वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। ये लोग फ्रांसीसी क्रांति के समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित थे और एक प्रकार से इन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत करने में इटली में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का भी इन लोगों ने उत्साही प्रयास किया। इटली की एकीकरण में आर्थिक विकास ने काफ़ी सहायता प्रदान की। आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेल मार्गों का विकास किया गया। रेल मार्गों ने न केवल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी इटली के विभिन्न राज्यों और यूरोप के विभिन्न राज्यों से इटली के भूभाग में किया गया। तो रेल एक प्रकार से इटली के एकीकरण का साधन बन गई। जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की, वहाँ की शासन व्यवस्था को देखा, यूरोप के विभिन्न देशों में गए और एक प्रकार से जैसे कावूर के बारे में कहा जाता है, उसने इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था को देख करके अपने देश में भी वैसी शासन व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। तो आर्थिक विकास से इटली की प्रकार से स्थिति सुदृढ़ हुई। विदेशी व्यापार ने रोजगार के मार्ग खोले, विदेशी मुद्रा बढ़ाई, एक प्रकार से इटली की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। कृषि के लिए नई मंडियाँ खोली गई। मंडियों में आने जाने के लिए आवागमन के साधनों और मार्गों का विकास किया गया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने लगे। तो इस आर्थिक विकास ने भी लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न की कि भले ही हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हो जाएं, मगर जब तक हमारा एक झंडा, एक नाम, एक राष्ट्र नहीं होगा, हम टुकड़ों में विभक्त रहेंगे, तब तक विश्व में हमें सम्मान नहीं मिल सकता। प्रारंभिक विद्रोह 1820 में स्पेन में विद्रोह हुआ
इस विद्रोह से प्रेरणा पाकर नेपल्स एवं पीडमोंट में भी विद्रोह हुआ, मगर ऑस्ट्रिया की सहायता से ये विद्रोह दबा दिया गया। 1830 में फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से परमा व मोडेना में भी विद्रोह हुए और पुनः ऑस्ट्रिया ने सैनिक शक्ति के बल पर इन विद्रोह को दबा दिया। भले ही ये विद्रोह दबा दिए गए, मगर इन विद्रोह के बाद इटली में एकता की भावना की गूंजने लगी और एक प्रकार से इटली में भी विदेशी आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करके समानता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना का एक प्रकार से इन विद्रोह ने प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दार्शनिक विचारकों और लेखकों में पास्कल, रासेई और सिल्विको पोलिका महत्वपूर्ण थे। सिल्विको पोलिका ने लेमी प्रिजियोनी नामक पत्रिका में ऑस्ट्रियन जेलों का 10 साल का इतिहास 1832 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिससे लोगों को ऑस्ट्रिया की क्रूरता और उसकी निर्दयता का पता चला और एक प्रकार से लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ एकजुट हुए। जियोबर्टी ने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक विषय पर 1843 ईस्वी में पुस्तक लिखी, जिससे लोगों को आत्मगौरव का भान हुआ। इटली भी प्राचीन सभ्यता का एक स्थल रहा है, रोम की सभ्यता के नाम से, तो लोगों में एक प्रकार से अपने अतीत पर गर्व करने की भावना पैदा हुई कि हम भी कभी विश्व में सर्वश्रेष्ठ रोम की सभ्यता के दौरान माने जाते थे। रोम के कानून कहते हैं कि आज भी जिन्हें विश्व व्यवहार में ला रहा है, कानून की समानता का सिद्धांत, तो इसने लोगों में एक प्रकार से जोश की भावना उत्पन्न कर दी। मैजीनी ने 1831 में फ्रांस में मार्सेल्स नामक स्थान पर इटली के देशभक्तों की एक संगठन बनाया, जिसे युवा इटली या यंग इटली के नाम से जाना जाता है। इस युवा इटली ने जो नारे दिए वो थे, परमात्मा में विश्वास रखो, सभी देशवासियों को अपना भाई मानो और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दो। तो एक प्रकार से मैजीनी ने इटली में जन जागृति उत्पन्न करने का महती कार्य किया। राष्ट्रीयता की भावना ने, जिसे कि 1815 की वियना कांग्रेस ने कुचल दिया था, फिर भी पूर्ण रूप से कुचली नहीं जा सकी और अंदर ही अंदर राष्ट्रीय तत्व जो है शक्तिशाली होकर के इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करने लगे। मैजीनी, गैरिबाल्डी, काउड, जियोबर्टी जैसे जो लोग थे, विचारक थे, इन लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर ही एक देश, एक झंडा और विश्व में सम्मान इटली को मिले, इटली के लोगों को मिले, इसी भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने एक प्रकार से कहें इटली के एकीकरण के लिए कार्य किया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली के विभिन्न राज्यों में भी विद्रोह हुए। नेपल्स, सिसिली व पीडमोंट, टस्कनी व पोप के राज्य इन विद्रोहों से अछूते नहीं रहे और वहाँ भी समानता और स्वतंत्रता की मांग इटली के अंदर गूंजने लगी। इन सब तत्वों ने मिलकर के इटली के एकीकरण की भूमिका तैयार कर दी, जिसे कावूर ने अमली जामा पहनाने का कार्य किया। हम इटली के एकीकरण के संदर्भ में कावूर के योगदान पर चर्चा करते हैं कि ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में 1810 ईस्वी में जन्मा कैमिलो काउंट कावूर सैनिक शिक्षा प्राप्त करके सेना में भर्ती हुआ इंजीनियर शाखा में, मगर 1841 ईस्वी में उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया और अपनी जमींदारी का काम वह देखने लगा।
1847 ईस्वी में उसने इल रिसार्जिमेंटो नामक एक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से इटली के एकीकरण की चर्चा होती थी। 1848 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पीडमोंट की संसद का सदस्य बन गया। 1850 ईस्वी में उसे सार्डिनिया का वित्त उद्योग मंत्री बनाया गया और 1852 ईस्वी में काबूल अपनी योग्यता के बल पर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। काबूल एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। वह आदर्शवाद की अपेक्षा व्यावहारिकता को ज़्यादा महत्व देता था। वह उदार राजतंत्र का समर्थक था। उसका विश्वास था कि सार्डिनिया पीडमोंट को शक्तिशाली बनाकर ही उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जा सकता है। काबूल के लिए कहा जाता है कि उसने मेजिनी के आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की तलवार का प्रयोग करके इटली के एकीकरण को संभव बनाया। काबूल का मानना था कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसके लिए ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना आवश्यक है। इटली के एकीकरण के संबंध में काबूल की दो धारणाएं थी। इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में ही हो सकता है। एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना आवश्यक है और ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। यानी तीन चीज़ें काबूल के सामने स्पष्ट थी कि सार्डिनिया पीडमोंट ही इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर सकता है और इसके लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव को ख़त्म करना होगा। मगर सार्डिनिया पीडमोंट स्वयं इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल सके और इसके लिए उसे विदेशी सहयोग की आवश्यकता थी और विदेशी सहयोग में भी वह अपने पड़ोसी फ्रांस की सहायता की बात दबी जुबान से किया करता था। काबूल ने सर्वप्रथम सार्डिनिया पीडमोंट को शक्तिशाली बनाने की नीति पर कार्य किया। उसने अपनी गृह नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए। इटली में मुक्त व्यापार शुरू किया, जिसके यातायात सुविधाएं बढ़ाई, बैंकों का विस्तार किया, जिससे उद्योग धंधे बढ़े, बेरोजगारी खत्म हुई, लोगों की आय बढ़ी और विदेशी व्यापार से विदेशी संपर्क और मुद्रा भी सार्डिनिया को प्राप्त होने लगी। अपने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत काबूल ने चर्च की समस्त भूमि पर कर लगा दिया और चर्च पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। उसने सैनिक सुधार किए, अपनी जल सेना को उसने पुनः शक्तिशाली बनाया और सार्डिनिया की रक्षा के लिए जगह जगह दुर्गों का निर्माण किया, नए सैनिक भर्ती किए, 90,000 की एक अस्त्रों से लैस सुसज्जित सेना का उसने गठन करके इटली के लोगों में आत्मविश्वास का संचार किया और उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास काबूल ने किया। काबूल की विदेश नीति से ही इटली के एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था 1854 में, जिसमें रूस और तुर्की आपस में पूर्वी समस्या के कारण उलझे हुए थे, तो कहीं रूस यूरोप में शक्तिशाली नहीं हो जाए और वो तुर्की के संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट नहीं कर दे, इस डर से फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस के खिलाफ क्रीमिया के युद्ध में तुर्की का साथ दिया। मगर उसने सार्डिनिया से कोई बातचीत नहीं की। इसके बाद सार्डिनिया ने भी उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसी भावना से प्रेरित होकर के काबूल ने फ्रांस और इंग्लैंड की सहायतार्थ क्रीमिया के युद्ध में
सार्डिनिया की ओर से 20,000 सैनिक भेजे। क्रीमिया का युद्ध तो समाप्त हो गया, मगर इस युद्ध की समाप्ति के बाद नई व्यवस्था पर विचार करने के लिए टर्की, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देशों का एक सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1856 में बुलाया गया। इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति से सार्डिनिया या काबूल को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यद्यपि ऑस्ट्रिया ने उसके पेरिस सम्मेलन में शामिल होने का विरोध किया था, मगर इंग्लैंड और फ्रांस का अपनी पीठ पर हाथ होने से सार्डिनिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में काबूल ने इटली के प्रश्न को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। उसने इस प्रकार इटली के राज्यों की राजनीतिक स्थिति, राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाए जाने का खाका खींचा सदस्य देशों के सम्मुख कि सबको इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है अनुचित लगने लगा, और एक प्रकार से उसने इंग्लैंड और फ्रांस की मौन स्वीकृति इटली के एकीकरण के लिए प्राप्त कर ली। इसलिए कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ में इटली का कमल खिला, यानी इटली का जन्म नए सिरे से हुआ। 1858 में मेजिनी के उग्रवादी शिष्य आर्सेनी ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या करने का प्रयास किया, मगर वो पकड़ा गया। काबूल ने इस आर्सेनी कांड की भर्त्सना की, इसका पक्ष नहीं लिया। उसने नेपोलियन से कुशलक्षेम की। नेपोलियन भी कुछ समय बाद इस घटना को भूल गया। प्लोम्बियर समझौता 1858 में फ्रांस व सार्डिनिया के बीच हुआ। यह समझौता स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया के खिलाफ था। ये ऑस्ट्रिया फ्रांस जो है भविष्य में ऑस्ट्रिया के खिलाफ होने वाले युद्ध में सार्डिनिया का साथ देगा। यह मुख्य बात थी प्लोम्बियर समझौते में। और जब अप्रैल 1859 में ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को युद्ध की चेतावनी देते हुए 29 अप्रैल 1859 को सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया, तो 3 मई 1859 को फ्रांस भी सार्डिनिया के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा, मगर जल्दी ही ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ 11 जुलाई 1857 को प्रोबियस विला फ्रैंका की विराम संधि कर ली। इस विला फ्रैंका की विराम संधि के तहत ऑस्ट्रिया के अधिकार में जो लोम्बार्डी और वेनेशिया नाम के जो प्रदेश थे, उसमें लोम्बार्डी का जो प्रदेश है वो सार्डिनिया को दिया गया, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास रहने दिया गया। तो इस विला फ्रैंका की संधि के द्वारा प्रशा को सार्डिनिया मिला और फ्रांस द्वारा अचानक युद्ध बंद करके ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लेने से काबूल को काफ़ी धक्का लगा और उसने सार्डिनिया के सम्राट विक्टर एमानुएल चतुर्थ को कहा कि उनकी सेनाओं को वियना की तरफ बढ़ना चाहिए, मगर उसका शासक से मतभेद हो गया। काबूल ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ समय बाद उसे पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया, जहां वो अपनी मृत्यु पर्यंत इलाज करवाता रहा। एक प्रकार से इस विला फ्रैंका की विराम संधि से इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। उसे लोम्बार्डी जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश मिला। काबूल के त्यागपत्र देने से एक प्रकार से हम ये कहें कि सार्डिनिया की जो स्थिति है, कूटनीतिक स्थिति कमज़ोर हुई, मगर विक्टर एमानुएल चतुर्थ ने काबूल का सुझाव स्वीकार नहीं किया कि उसे अकेले ही वियना पर आक्रमण करना चाहिए।
ऑस्ट्रिया के साथ कर ली 10 नवंबर 1859 को। इस ज्यूरिख की संधि के द्वारा सार्डिनिया ने विला फ्रैंका की संधि को मान्यता प्रदान कर दी और एक प्रकार से सार्डिनिया का लोम्बार्डी पर अधिकार हो गया। तो इस प्रकार ये इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। ये कावूर की नीति के कारण मूर्त रूप ले पाया। कावूर ने इटली को न केवल गृह मोर्चे पर शक्तिशाली बनाया वरन उसने एक प्रकार से सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का बीड़ा उठा करके सार्डिनिया को यूरोप के राज्यों में चर्चा का विषय बना दिया और यूरोप के देशों विशेष तौर से फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त कर ली और प्लोम्बियर समझौता करके फ्रांस के साथ उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसमें कावूर की वास्तव में ही कूटनीतिक दक्षता निहित थी कि एक छोटे से राज्य ने किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। जय हिंद। आज की इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसा है इसे सब्सक्राइब करिए।